हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोस्मार्ट क्लासेस। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ आप सबका जो है वो गुड सेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और उसके साथ तुरंत बाद सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स थे वो भी बहुत अच्छे से गए होंगे। वो सब पेपर्स एकदम इजी वाले और हम कह सकते हैं कि गुड स्कोरिंग पेपर्स थे। ठीक है, अब जो है पूरा फोकस आपका उससे हटके नीट के ऊपर आ जाना चाहिए, ताकि आगे जाके जो आने वाली नीट की एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आप ठीक से कर सको। ओके, तो हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे एक सीरीज़ जो कि PYQs है नीट के लिए। अभी के लिए फर्स्ट पेपर जो है वो 2024 का है, तो धीरे धीरे हम जो है वो सभी पेपर्स का सॉल्यूशन डालेंगे और मेजॉरिटी आई थिंक मुझे लग रहा है तब तक लास्ट 5 इयर्स तक के नीट के पेपर इनफ है, जो कि एक PYQs के लिए हम बोलेंगे कि अच्छा रहेगा। और उसके साथ भी एक्स्ट्रा जो भी प्रैक्टिस पेपर्स है वो भी हम अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप वो भी एक बार देखिएगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप है उधर पे जाके भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और गूगल ड्राइव लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा इसके साथ कि जिसके अंदर अपना ये 2024 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नीट का 2024 का पेपर सॉल्यूशन, जिसका पार्ट 1 है बॉटनी। ठीक है, 2024 में जो है वो पेपर स्टाइल 100 MCQ वाला था, जिसके अंदर 35 + 15 एंड 35 + 15 पैटर्न से फॉलो करा गया था। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा MCQs थे जो कि हम हटा नहीं रहे, आपको वो MCQ के बारे में थोड़ा जानकारी रहे इसलिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है राइजोपस, यूस्टिलाजो, पुसिनिया एंड अगारिकस। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वहाँ पे उसका एग्जाम्पल मतलब वहाँ पे आपको अलग नाम क्या है उसका दूसरा वो बोला गया है। तो हम यहाँ पे राइजोपस जो है उसको हम बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ए के सामने 3 रहेगा, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं ए के सामने 3। फिर आती है यूस्टिलागो जो कि एक स्मार्ट फंगस है, तो उसके सामने रहेगा 2। ओके, तो बी के सामने 2। सी जो है पुसिनिया, उसके सामने रहेगा रस्ट फंगस। ओके, तो सी के सामने रहेगा 4। एंड जो है अगारिकस जो कि एक मशरूम है। ठीक है, तो हम उसको मशरूम के नाम से जानते हैं, तो वो हो गया ये सीक्वेंस रेडी। ओके, तो 3 2 4 1 3 2 4 1 यहाँ पे आंसर आपको रह सकता है ए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पे आपको जो है मोनोकोट सीड दिया है और उसके अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉम रूट व्हेन द सीड जर्मिनेशन, यानी कि जो है वो रूट को फॉर्म कौन सा पार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है, पहले नाम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज है आपकी यहाँ। तो ए जो है वो है कोलियोप्टाइल। ठीक है, बी जो है वो आपका यहाँ पे दिखाया है वो है प्लूम्यूल, और यहाँ पे सी जो दिया है वो है रेडिकल, एंड लास्ट वन इज कोलोराइजा। ठीक है, तो कोलियोराइजा जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें से रूट जहां से डेवलप होते हैं वो वाला पार्ट कौन सा रहेगा, रेडिकल, यानी कि रेडिकल जो है यहाँ से आपके रूट ग्रो होना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आगे से आपका शूट ग्रो करेगा। ठीक है, तो आंसर इसके अंदर रहेगा सी। सी कहाँ पे दिया है यहाँ पे, तो आंसर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Lecithin, a small molecular weight organic compound found in a living tissues, is an example of। Lecithin जो है वो किसका पार्ट है लिविंग टिश्यूज के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी है, मेजोरिटी लिपिड से, और उसके साथ क्या है
प्रोटीन्स भी है। ठीक है, तो लिपिड जो है उसके अंदर मेजर पार्ट जो है वो फोस्फोलिपिड का बना है, और उसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे आपको दिया है लेसिथिन, जो कि एक फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। तो आंसर रहेगा आपका 2, फोस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ओके, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम दिया है, इसके अंदर आपको बोला गया है कि जीन के 2 और 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव, जिसको क्या बोलेंगे हम, अलील। तो ए के सामने क्या रहेगा, 3, बराबर। आगे चलते हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि स्मॉल बी बी ले लेते हैं, स्मॉल आर आर ले लेते हैं, स्मॉल टी टी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, टेस्ट क्रॉस करने के लिए कि भाई इसका जो है जीनोटाइप क्या होगा, वो जानने के लिए हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो बी के साथ क्या आएगा, 4। Then after cross of F1 progeny with one of the any of the parents, ओके उसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस, यानी कि C2 1। एंड लास्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट। प्लांट के अंदर जो भी क्रोमोसोम के सेट के नंबर है उसको हम प्लॉइडी बोलेंगे। तो ओके, तो वो हो जाएगा आपका D2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये रहा आंसर थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. Okay, हमें यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ डायग्राम प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि ये जो पार्ट है वो स्टार्टिंग पार्ट है, ये जो पार्ट है वो एंडिंग पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें है वहां पे आपको बोला गया है कि ये मूवमेंट किस तरफ होगी, अपस्ट्रीम होगी, डाउनस्ट्रीम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये स्टार्ट पार्ट है वो है प्रमोटर, और ये एंडिंग पार्ट है वो आपका है टर्मिनेटर। ठीक है, अब बीच का ये रीजन है उसमें 2 पार्ट है, एक रहेगा कोडिंग सीक्वेंस, और सामने कोडिंग के सामने जो रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रक्चरल पार्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस, या फिर उसको बोल सकते हैं हम जो कि अपना रेगुलर जो एक्सप्रेस होने वाला जीन है वो। ठीक है, तो नॉन कोडिंग रीजन अभी लिख लेते हैं इधर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो है आपका किस चीज से बना है, एक है प्रमोटर से, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन से, और तीसरा जो है वो टर्मिनेटर से बना, जिसके ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी देखनी रहेगी। तो चलते हैं आगे, इसके अंदर आंसर क्या रहेगा आपका, 4th। ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। आगे चलते हैं। Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawn, and but no damage is caused to grass as auxin is। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया है कि भाई ग्रास को डैमेज नहीं होता। ठीक है, और वीड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। यस, तो ऑक्सिन का हम वीडीसाइड के फॉर्म में यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो डैमेज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ऑक्सिन जो है वो मोनोकोट प्लांट्स को, जो कि वो वेल ग्रो हो चुके हैं, उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट को वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो ग्रोथ तो जरूर करवाता ही है लेकिन वो अफेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगा। प्रमोट सेप्सिसन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, नो। और डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। These are regarded as major cause of biodiversity loss। हमें पता है बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए कौन कौन से कॉज है। एविल क्वार्टेट याद रखना, ठीक है। एविल क्वार्टेट में एक आपका है ओवर एक्सप्लॉइटेशन,
को एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये तीनों जो है इसके अंदर आ जाते हैं, तो आपका आंसर रहना चाहिए ABD। आंसर जो है वो ये फोर्थ वाला आंसर है। ठीक है, ABND ओनली। गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो टेबल दिया है एकदम इजी वाला है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है और उसके साथ आपको देखना है कि उसके प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे। बैक्टीरिया तो नहीं बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे, और यहाँ पे आपको उसकी प्रोडक्ट्स दी गई है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, फिर आता है सेकोरोमाइसिस सेरिविसी। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि भाई वो ब्रेड बनाने में काम आती है, लेकिन उसका दूसरा फंक्शन है इथेनॉल में भी फर्मेंटेशन। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है वो क्या बनाएंगे? साइक्लोस्पोरिन ए। और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है वो क्या बनाएगी? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा A3। A3 वाले कितने हैं? 2 है। ठीक है, फिर बी जो है वो 1, B1 वाले भी दोनों है। आगे चलते C2, C4 चाहिए हमें, तो C4 ये रहा। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, ये आपका जो है सॉरी, ये आपका जो है सेल है। ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ से स्पिंडल फाइबर आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो अटैच कब हो गए? तो यहाँ पे मान लो कि ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर्स बने हुए हैं, तो इसके ऊपर आपके स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होने के टाइम पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि क्या है आपका? मेटाफेज। क्लियर? तो स्पिंडल फाइबर विल बी अटैच टू द क्रोमोसोम्स, और इसको क्या बोलेंगे हम वहां पे? काइनेटोकोर जो है साइड क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो उसके क्रोमोसोम के दोनों साइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, वहां पे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटाफेज फेज में ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an example of एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि जो फ्लावर है उसको अगर हम कट करें रेडियली, और वो प्लेन जो है वो सेंटर से निकलता हो, ठीक है, सेंटर से निकलता हो, और कोई भी डायरेक्शन में आप उसको कट लगाए, उसके 2 सेम टुकड़े पड़े। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन में उसको कट करेंगे, और वो रेडियल प्लेन जो है वो किससे पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। तो वो जो कट्स लगाए हैं उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जो कि किस में देखा जाता है? जनरली मस्टर्ड में देखा जाता है, धतूरा में देखा जाता है, एंड चिली में देखा जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल में से आपको धतूरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, जो कि प्रोटीन का लाइसिस करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। ओके, तो उसके अंदर प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है उसका कोफैक्टर कौन है? यहाँ पे आंसर रहेगा आपका जिंक। ठीक है, वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि भाई जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, तो ये लाइन आप वहां से भी रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्गेनल्स दिए हैं और जो है वहां पे उसका फंक्शंस दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होना चाहिए? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल नहीं, साइट ऑफ एक्टिव रिबोसोमल, यस, ये बोल सकते हैं कि वहां पे रिबोसोमल सिंथेसिस चल रहा होता है, RNA। ठीक है, यानी कि रिबोसोम्स का जो प्रिकर्सर रहता है वो बनता रहता है उधर पे। आगे चलते हैं। सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल का इसमें से ना तो न्यूट्रिएंट सेव करते हैं, ना तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, तो आंसर जो है उसके साथ यही रहेगा।
A3 एंड बी जो है वो 2 वाला कोई है, A3 एंड B2, यस आंसर यहाँ पे आपका 1 रहेगा। लेकिन दोनों कंफर्म कर लेते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्टोरिंग फूड्स या फिर न्यूट्रिएंट्स, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट अवेलेबल है आपके। गोल्जी एपरेटस जो है उसका फंक्शन है ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना, यानी कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड वो जो है वो सिंथेसिस करता है ग्लाइकोलिपिड। तो मॉडिफिकेशन के साथ वहां पे गोल्जी एपरेटस वर्क करेगा। तो आंसर आपका ए रहने के 100% चांसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called। अब हम कोई एक प्लांट का एक सेल ले लेते हैं और उसमें से ही पूरा प्लांट ऐसे बन जाए, तो वो जो प्लांट का कैपेसिटी है उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। यानी कि स्टेम सेल जिसको बोलेंगे, कि जिससे अंदर से पूरा जो बॉडी बनाने की कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं हम, टोटिपोटेंसी, ठीक है। वो डिफरेंशिएट भी होगा डिवाइड होके, और उसके अंदर से बहुत सारे टिश्यूज बनाने की कैपेसिटी रहती है, तो उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये जो है वो मेथड है, ये भी मेथड है, और ये जो है डिफरेंशिएशन है। लेकिन डिफरेंशिएशन इज नॉट काइंड ऑफ टोटिपोटेंसी, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, उसकी वजह से टोटिपोटेंसी जो है वो मेंटेन रहती है उस सेल के अंदर। तो डिफरेंशिएशन तो जरूर होगा ही, हम कह सकते हैं होगा, लेकिन टोटिपोटेंसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। चलो आगे चलते हैं। Hind2 always cuts the DNA molecule at the particular point called recognition sequence and it is consist of 6 बेस पेयर। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका रहेगा 6 बेस पेयर का सीक्वेंस बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एंजाइम जो है हमारे पास इको R1, जो कि GAATTC साइड पे कट करता है, तो ये भी कितने हैं, 6 बेस पेयर का है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दोनों के पास 6 बेस पेयर का वो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट ना हो, वो हमेशा ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको भाई करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ओनली, तो देखते हैं चलो। द फ्लावर्स ऑफ एलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये जो लाइन है वो वेलिसनेरिया का जो फ्लावर है उसके लिए दी गई है कि वो नेक्टर प्रोड्यूस करती है एंड कलरफुल भी है, लेकिन नेक्टर में जो है वो ऐसा नहीं रहेगा, वेलिसनेरिया जो है वो हाइड्रोफिली दिखाएगी। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। ये लाइन जो है वो करेक्ट है, वो वाटर से, नाम बोले वाटर लिली है लेकिन वो पोलिनेशन बाय वाटर नहीं होता। तो उसके आगे चलते हैं। इन मोस्ट ऑफ water pollinated species the pollen grains are protected from wetting। yes, उसके ऊपर लेयर बन जाता है तो वो वेट नहीं होगे, ये करेक्ट लाइन है। आगे चलते हैं। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like। ये भी सही लाइन कह सकते हैं हम कि भाई वो जो है वो रिबन लाइक रहते हैं ताकि वो थोड़े दूर तक जा सके। एंड इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। यस, वो वाटर करंट के साथ वो मूव करते हैं। तो आंसर में जो है वो ए एक ही रोंग है, बाकी के बी सी डी ई करेक्ट है। तो बी सी एंड डी एंड ई, यस, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। यहाँ पे ये रोंग है भाई, कोलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू, ठीक है। और दूसरा है जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इन द कैरेक्टरिस्टिक इन एंजियोस्पर्म्स। यस, जाइलम वेसल प्रेजेंट होना यानी कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये वाला जो आंसर क्या रहेगा, पहला क्या है रॉन्ग एंड दूसरा करेक्ट। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। यस, आंसर इज
4। आगे चलते हैं। Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। ओके, तो पेरेंकाइमा सेल्स जब डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे, जो कि बाद में सेकेंडरी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो आगे चलते हैं। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज enzyme by malonate is a classical example of कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह पे दूसरा सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो आंसर आपका रहेगा कॉम्पिटिटिव एंजाइम, जो कि सबस्ट्रेट लाइक सब्सटेंस जो रहेगा वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, रिप्लेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायग्राम किस चीज के रिस्पेक्ट टू ओवरी, विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवरी दिया गया है, ये है आपका ओवरी, इसमें भी ओवरी है, और ये दोनों डायग्राम जो है वो दोनों सेम जो है उस चीज के दिए गए हैं। तो कौन सी चीज है, अगर ओवरी जो है वो ना नीचे हो ना ऊपर हो, तो ऐसे चीज को क्या बोल सकते हैं हम, पेरीगाइनस ओवरीज। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको दोनों पेरीगाइनस ओवरीज दी गई है। चलो आगे चलते हैं। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, जिसका जीनोटाइप आपको दिया गया है ब्लैक के लिए आपको बोला गया है कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और दूसरा दिया है आपको व्हाइट सीड कलर, जिसका कैरेक्टर जीनोटाइप है स्मॉल बी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, अब इसको आइडेंटिफाई करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2। सिंपल सा है, घुमा फिरा के पूछने की ट्राई करी है, वहां पे बच्चे को फंस जाने के चांसेस रहते हैं। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ओके, ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज रिचनेस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्यों? तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हैं। ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification। yes, correct कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ना लेस सीजनल होना चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला रॉन्ग है। सीजनल होता है लेकिन इतना ज्यादा वेरिएबल नहीं रहता। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, यस। उसके बाद कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीच स्पेशलाइजेशन, यस। एंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कंस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, यस करेक्ट। सीजन्स आते हैं लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकते हैं और फिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह को धूप है और शाम को बारिश हो रही है और दोपहर को धूप लग रही है फिर से, है ना। तो आंसर आपका क्या रहना चाहिए इसके अंदर, A C D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। The equation of Walhurst-Paul logistic growth is this. Okay, dN by dt is equal to Rn in bracket k minus n divided by k. Here k indicates carrying capacity। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं।
इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। तो भाई देखो, इसमें पहले हम कंपोनेंट्स क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो ए जो है वो आपका एपिडर्मल टिश्यू है, या फिर सेल बोलेंगे, एपिडर्मल सेल बोल सकते हैं या फिर टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। फिर आता है बी, जो कि ये डार्क बाहर का दिख रहा है, वो क्या है, वो है हमारा सब्सिडियरी सेल्स। फिर आता है सी, सी जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा गार्ड सेल्स। और यहाँ पे डी आपको बोला गया है, वो क्या है, वो आपका पोर है, जहां से हम जो है वाटर मोलेक्यूल या फिर एयर मोलेक्यूल को बाहर भेजने की ट्राई करेंगे। तो ये जो है आपको स्टोमाटा का जो डायग्राम दिया है उसके अंदर से आपको बोला है कि जिसके पास थिन आउटर वॉल होनी है। देखो इस सेल, ये जो सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो किडनी शेप जैसा है ऐसे, उसकी आउटर वॉल कैसी है, एकदम थिन, और इनर वॉल कैसी है, एकदम डार्क दिख रही है आपको, तो वो कैसी है, थिक है। ओके, तो हाईली थिकन इनर वॉल्स एंड लेस थिन, सॉरी, थिन आउटर वॉल्स, ठीक है। तो वो जो सेल है वो कौन सा है, आपका गार्ड सेल, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, सी, जो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रोमोसोम become gradually visible under light microscope during leptotin stage। ये वाला लाइन हम कह सकते हैं कि करेक्ट है। दूसरा लाइन है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ग्रेट, आगे चलते हैं। हाँ, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज बाय एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि रेड डेटा लिस्ट, ओके, या फिर रेड लिस्ट जो है वो किसने जारी करा था, IUCN ने जारी करा है। आंसर क्या रहेगा, IUCN। आगे चलते हैं। Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या रिक्वायरमेंट होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट सिंथेसिस या फिर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या है, ATP NADPH, बराबर, और CO2 प्लस वाटर भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे लाइट रिएक्शन करनी नहीं है। CO2 की रिक्वायरमेंट रहेगी और ATP की रहेगी, NADPH की भी रहेगी। तो यहाँ पे C, D and E ओनली, आंसर इज 3। क्लियर, आगे चलते हैं। In the type of conservation in which the threatened species are taken out of their natural habitat, okay, taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care is called XC2 कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको XC2 कंजर्वेशन नहीं दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आता, सेमी कंजर्वेटिव मेथड इधर कैसे आ सकती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इन सीटू कंजर्वेशन जो कि आंसर नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे XC2 आपको दिया नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपको दे दिया गया है, तो हम वो आंसर के तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, दैट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे आपको बोला है कि DNA जो है वो कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एलियन ऑर्गेनिज्म है और हमारा जो वेक्टर है उसके पास क्या है, ओनली एंड ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके पास ओरिसाइट नहीं है। तो ये अगर हम जीन जो है एंटर करेंगे ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा, देखते हैं। द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ना इटसेल्फ नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास ओरिसाइट है ही नहीं। आगे चलते हैं। इट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, यस, जीनोम में जो है वो मिक्सअप हो सकता है, यस करेक्ट है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी
इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, यस, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो भाई वो जाएगा ही, है ना, और इनहेरिट भी होने के चांसेस है, यस करेक्ट। एंड द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, नहीं वो भाई एम्बेड हो रहा है तो भाई क्रोमोसोम का तो पार्ट बन ही जाएगा। एंड इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं आगे भी मना करा कि रेप्लिकेट होने की एबिलिटी उसके पास नहीं है, तो वो जो है जीन के साथ वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और इनहेरिट होगा। तो आंसर आपका रहेगा बी एंड सी। कहाँ है भाई, बी एंड सी ओनली, आंसर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, तो जो लैक्टोज जो है वो अंदर इनटेक करने की कैपेसिटी बैक्टीरिया के पास कौन सा जीन लाएगा, तो लेक ओपेरोन हमें यहाँ पता होना चाहिए, जिसके अंदर Z, Y एंड A जो है वो जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, परमीएज, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी लैक्टोज प्रेजेंट है उसको अंदर लाने के लिए परमिएबल करवाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका परमीएज रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे से उसके लिए कौन सा जीन रहेगा, लेग जेड जीन जो है वो परमीएज के लिए, ठीक है। वाई जीन जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, और ए जो जीन है वो ट्रांसएसिटाइलेज के लिए वर्क करेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे आपको बोला है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए जो नीचे से कौन सा सही है, नीचे से कौन सा वाला पार्ट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आंसर देखेंगे। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। यहाँ पे आपको बोला है कि पेयर ऑफ फैक्टर है उसमें से एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंस के लिए तो हम देख रहे हैं, तो ये वाला क्या लाइन हो जाएगा, करेक्ट। फिर देखते हैं allele do not show any expression and both the character appears as such in F2 generation, ना ऐसा नहीं होता, allele डिफरेंस होते हैं, वो डोमिनेंट भी होते हैं, रिसेसिव भी रहेंगे, तो यहाँ पे डोंट शो वाला नहीं आएगा, ठीक है। आंसर जो है वो रॉन्ग है। आगे चलते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, या पेयर में होते हैं। तो डिस्क्रीट यूनिक कंट्रोलिंग पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, यस कह सकते हैं, मेंडल ने फैक्टर ही बोला था। And the expression of only one of the parental character is found in monohybrid cause, yes obvious है, तो आंसर ACDE yes आंसर इज 2, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is not a criteria for the classification of fungi, फंगस का जो है हम क्लासिफिकेशन करने जाए तो उसके अंदर जो है क्राइटेरिया कौन सा नहीं लेंगे। देखो उसके माइसेलिया डिफरेंट टाइप के रहेंगे, माइसेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिवीजन कर पाएंगे कि इसको बेसिडियो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मेजोरिटी सेप्रोफाइटिक रहती है फंगी, तो उसके लिए हम नहीं करेंगे, तो आंसर जो यहाँ पे आपको नोट पूछा है तो आंसर क्या रहेगा आपका 2। लेकिन देख लेते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं, तो आंसर आपका ऑब्वियस 2 ही रहेगा इसके अंदर, कि वो जो है क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यस बीटी टॉक्सिन जो है ग्रुप स्पेसिफिक रहते हैं और जो है कोडेड बाय द जीन क्राई1AC, यस बोल सकते हैं हम, ये गलत लाइन नहीं है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है, और जो है वो इन बी thuringiensis, यस उसमें इनएक्टिव रहता है। However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form, yes वो भी करेक्ट है। ड्यू टू एसिडिक पीएच, नहीं एसिडिक नहीं भाई, यहाँ पे आपका रहेगा बेसिक पीएच या फिर अल्कलाइन पीएच, ये वर्ड याद रखना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की हिसाब से पूरा स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गया है, वो भी कैसे लास्ट में आ रहा है, देखो आगे वाला पूरा लाइन सही है, लास्ट में आके बोल रहा है कि भाई एसिडिक पीएच, तो ऐसा नहीं है, अल्कलाइन पीएच से वो एक्टिव होता है, बेसिक पीएच रहेगी, ओके, और उसकी वजह से वो एक्टिव होगा और वो फील करेगा, तो यहाँ पे रॉन्ग है ये।
फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर रहेगा आपका थर्ड वन। आगे चलते हैं। Bulliform cells are responsible for inward curving of leaves in monocots. Yes, हम बोल सकते हैं कि भाई वो कर्लिंग करवाता है। जब स्ट्रेस रहता है, वाटर स्ट्रेस रहता है, तो वो कर्लिंग करवाता है, जिसके अंदर वो जो पानी रहेगा वो खाली हो जाएगा और उसकी वजह से जो है लीव कर्ल करेगा। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सोल्ट स्ट्रेस, नहीं सोल्ट नहीं, वाटर स्ट्रेस होता तो करेक्ट हो जाता है। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकोट्स, अब ये लाइन थोड़ा बहुत करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन मेजर करेक्ट तो यही लाइन है। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसिस फॉर स्टोरेज ऑफ सुगर्स, नहीं सुगर के लिए कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, तो ये जो लाइन है ये भी हम गलत ही ले सकते हैं। आंसर जो रहेगा आपका कर्लिंग ऑफ लीव्स जो है वो करवाता है। आगे चलते हैं। पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विद अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट। ओके, देख लेते हैं पिंक फ्लावर कैसा रहेगा आपका, ये वाला हाइब्रिड वाला, और रेड फ्लावर जो है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये पिंक है, ये है रेड, दोनों का क्या करवाया है, क्रॉस करवाया। तो देख लेते हैं, चलो गेमेट्स बनाओ आर एंड आर, और इधर क्या बनेगा, ओनली आर। तो हम यहाँ पे क्रॉस बनाए अगर आर के साथ, यहाँ पे आर आर, यहाँ पे दो चांस मिलते हैं, आर आर एंड आर आर, दोनों क्या मिलेंगे आपको, 50% मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन अ प्रोजेनी। तो यहाँ पे देखो हमें ये कैपिटल आर मिला, जो कि क्या है, रेड है, और ये हाइब्रिड वाला है वो क्या है आपका, पिंक है। तो रेड एंड पिंक मिलने चाहिए। ओनली रेड फ्लावर नहीं, रेड एज वेल एज पिंक, यस करेक्ट। ओनली पिंक नहीं, रेड पिंक एंड व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं मिल रहे, स्मॉल आर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका, 2। How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2? अब यहाँ पे हमें पता है, एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है कि भाई 6 CO2 के लिए कितने रिक्वायरमेंट हो गए, 18 ATP हो गए, और 12 जो है वो NADPH रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, केल्विन साइकिल की बात चल रही है। तो उसके अंदर 6 CO2 के लिए 18 ATP चाहिए, तो हमें 1 के लिए कितना चाहिए, 3 ATP, और यहाँ पे 1 के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 3 and 2, ये यस, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, डायरेक्ट सीधा ही मिल गया आंसर। आगे चलते हैं। रॉबर्ट में, यानी कि ये साइंटिस्ट दिए है इस तरफ आपको, और इस तरफ आपको उसके वर्क दिए है, यानी कि उसने क्या क्या काम करा है, क्या क्या कुछ दिया है, मतलब थियोरीज दी है, तो उसके बारे में बताया है। तो रॉबर्ट में जो है उसने क्या करा था, उसने जो भाई ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन ऐसा बात बोला था रॉबर्ट में ने। एनसीईआरटी में आपको लाइन दी गई है, आराम से देख सकते हैं आप उसको। उसके बाद है एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, जो कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए काम करा है। पॉल एहरलिच जो है वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में उसने दिया था, जिसके अंदर बोला गया था कि भाई अगर एक प्लेन में सब लोग जा रहे हैं और एक एक स्क्रू यानी कि रिवेट्स निकालते गए, तो शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब बहुत सारे स्क्रूज निकल जाएंगे तो प्लेन धराशायी हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और दूसरा कि कौन सी जगह से आप स्क्रू निकाल रहे हो, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्लेन की सीट से निकाल रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने विंडोज से निकाला या फिर प्लेन के विंग्स से निकाला तो फिर वो आपको हार्म कर सकता है। डेविड टिलमन भाई ने भाई प्लॉट्स बनाए थे, और वो आउटडोर प्लॉट्स के हिसाब से उसने इकोसिस्टम का एक्सपेरिमेंट करा था कि भाई लॉन्ग टर्म तक वो कैसे प्लान करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आंसर क्या रहेगा, 2। A23, ए थ्री दो जगह दिया है, बी जो है वो 1 के साथ है, यानी कि आंसर आपका रहेगा सेकंड। आगे चलते हैं। वाह, ये डायग्राम आपको किस चीज का दिया गया है, मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा विंड पोलिनेशन के लिए। और विंड पोलिनेशन के लिए ये डायग्राम दिया है, इसमें से ये क्या है, टेसल्स है, जो कि मेज कोब में पाए जाते हैं, जो कि एंड्रोशियम का एक पार्ट है।
ठीक है। तो विंड पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोर्ट स्टामेन्स, यस करेक्ट, पहला ही करेक्ट है, आपको यहाँ पे पूछा भी गया है करेक्ट वाला ही, तो आंसर फर्स्ट ही ले लेते हैं। देखते हैं दूसरे क्या दिया है। वाटर पोलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमेंट विथ म्यूसिलेजेस कवरिंग, नहीं ये नहीं है। क्लेस्टोगेमस नहीं है भाई। एंड कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी, नहीं है भाई। आंसर क्या है आपका ए। आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे फिर से साइंटिस्ट आए और उसके वर्क वर्क आए भाई। ये साइंटिस्ट भाई थक नहीं रहे, साइंटिस्ट एंड वर्क। तो यहाँ पे आपको दिया है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने भाई ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। देन आफ्टर फ्रांसिस एंड जैकब मोनोड, ओके, तो फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोड, ओके, तो जैकब एंड मोनोड जो भाई है वो जो है उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करवाया था? उसने एक्सपेरिमेंट कोई करवाया नहीं था, उसने लेक ओपेरॉन का एक्सप्लेनेशन दिया था कि लेक ओपेरॉन कैसे वर्क करेगा। हरगोबिंद खुराना जी, उनका योगदान है जेनेटिक कोड में, क्योंकि मैथमेटिशियन के फॉर्म में उन्होंने हेल्प करी थी थोड़ी। मिजल्सन एंड स्टाहल, ठीक है, तो मिजल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहना चाहिए? A2 3, A3 वाले दो आंसर ए और बी। देन आफ्टर फ्रैंक उसके अंदर बी फोर वाला एक ही है, ओके। A3 एंड B4 वाला आंसर 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। शुगर कैन का क्रॉप है आपको बोला गया, और किस चीज के लिए? इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम, तो यील्ड बढ़ेगी। यस, इसके लिए सीधा आंसर आपको जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन दे देना है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ाएगा, यानी कि अगर आपके पास शुगर केन है तो शुगर केन के जो इंटरनोडल ग्रोथ है वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो है बीज का ग्रोथ वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्टोर है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से सीधा यील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको रोज और उसके साथ एस्टिवेशन है, पेरिगैनस फ्लावर है, ड्रूप है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, वो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रोज जो है, ओके, उसके साथ आपको दिया गया है कि क्या चीजें है ये। तो पहले सबसे इजीएस्ट देख लेते, पी जो है उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? मार्जिनल रहेगा, तो बी के साथ 4। एक ही आंसर दिया है बी के साथ 4 वाला, ए करेक्ट। दूसरे चेक कर लेते हैं। रोज जो है वो पेरिगैनस फ्लावर लगता है, यस करेक्ट। उसके बाद देखते हैं कॉटन। कॉटन का एस्टिवेशन कैसा रहना है? ट्विस्टेड रहेगा, और मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है, क्लियर। तो आंसर आपका ए इज करेक्ट, सब चीजें करेक्टली मैच हो रही है। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे इसमें से। फियोफाइसी के लिए पूछा गया है, तो फियोफाइसी आल्गी का टाइप है, ओके। आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स, यस, इसके जू स्पोर्स बाइफ्लैजेलेटेड रहते हैं, कुछ ऐसे पेयर शेप्ड रहते हैं, तो ये करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, नहीं, ये oogamous नहीं, दोनों आइसोगेमस एंड वो दोनों मेथड से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मेनिटोल और लेमिनारिन, यस करेक्ट। द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, ये भी करेक्ट है। इसके साथ फ्यूकोजेंथिन भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक wall usually covered on the outside of gelatinous coating of algin, yes वो भी करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या रहना चाहिए? ए बी एक रॉन्ग है, बाकी सबसे एसीडी एसीडी एसीडी, यस थर्ड इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं।
आइडेंटिफाई द स्टेप इन टीसीए साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन नहीं होता कौन से स्टेज में? मैलिक एसिड टू ऑक्जेलिक एसिड होता है भाई। सक्सिनिक टू मैलिक एसिड वो भी होता है। यहाँ पे NaDH का, यहाँ पे FADH का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सक्सिनल को टू सक्सिन नहीं, वहां पे GTP वाला मामला फिक्स है तो वो नहीं होगा। और आइसोसिटेट टू, इसमें भी NaDH का होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहना है? आंसर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। इन C3 plant some O2 binds to Rubisco, hence the CO2 fixation is decreased. Yes, बिल्कुल करेक्ट भाई। Rubisco जो है वो O2 और CO2 की अफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो O2 अगर बाइंड हो गया है तो CO2 का फिक्सेशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। C4 प्लांट में मेसोसिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। नहीं भाई, फोटो रेस्पिरेशन ही नहीं होना है। और बंडल सीट सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, नहीं होना ही नहीं है भाई। C4 प्लांट डजंट शो रेस्पिरेशन, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन। तो आंसर आपका फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। यस, आंसर इज थर्ड करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं और वो क्या चीजें है वो आपको बताना है, सब्सटेंस और उसका नेचर। देखते हैं। ग्लूटाफोर जो कि इंसुलिन का रिसेप्टर है या फिर ग्लूकागोन का रिसेप्टर ऐसे बोल सकते हैं। तो वो जो है वो इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसुलिन क्या है? वो है हमारा हार्मोन। ट्रिप्सिन क्या है? वो है एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और बहुत सारी चीजों में भी अलग अलग हेल्प करेगा। और कोलाजन जो है वो क्या है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि सेल के आजू बाजू जगह रहेगी वहां पे बीच में ये बनाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसके अंदर आंसर क्या रहना है? फर्स्ट वाला 4, बाकी 1 2 3, 4 1 2 3। फर्स्ट वाला 4 वाला एक ही आंसर है और यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई टाइप ऑफ स्टेमेन और उसका एग्जाम्पल दिया है। मोनोएडेल्फस यानी कि एक ही बंडल होना, ठीक है। डायएडेल्फस यानी 2 बंडल्स में प्रेजेंट होना। पॉलीएडेल्फस यानी कि बहुत सारे बंडल्स होना। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है मोनोएडेल्फस किसमें देखे जाते हैं। मोनोएडेल्फस जनरली लिली में देखा जाता है। डाइएडेल्फस जो है वो आपको पी प्लांट में देखा जाएगा। और पॉलीएडेल्फस जो है वो आपको देखा जाएगा सिट्रस में। बचा कौन? बचा कौन? एपीफाइलस यानी कि चाइना रोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन क्या होगी कि जो चाइना रोज का स्टामेन रहेगा वो क्या रहेगा? अटैच टू पेरियांथ, ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें होती है। इसका डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। इसका एक और ऐसे 2 हो गया। मोनोएडेल्फस जो हो गए वो सिंगल रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आंसर क्या रहेगा इसमें? A23, A3 वाला एक ही है। A3B1C4D2, A3B1 है। कहीं मिस्टेक हो रहा है? कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर जो है मोनोएडेल्फस, यस करेक्ट, मोनोएडेल्फस जो है वो हमारा आंसर ही रॉन्ग है। यस सॉरी। यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि मोनोएडेल्फस प्लांट जो है वो कौन सा रहेगा। तो मोनोएडेल्फस एग्जाम्पल आपका रहेगा चाइना रोज, ठीक है। तो आंसर बहुत चेंज है भाई, सॉरी उसके लिए। मोनोएडेल्फस जो है वो रहेगा चाइना रोज। बी जो है वो डाइएडेल्फस जो है रहेगा पी प्लांट के साथ। पॉलीएडेल्फस रहेगा, उसका एग्जाम्पल जो है वो सिट्रस है। और एपीफाइलस जो है वो लिली में दिखता है। यस करेक्ट। ये जो सीक्वेंस है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ठीक है, ये आंसर रहेगा कि मोनोएडेल्फस जो है वो चाइना रोज में दिखता है और लिली में जो है वो एपीफाइलस दिखेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका? A4। A4 के साथ बी जो है वो
टू रहेगा, A4B2, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। तो डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऐसा रहता है, इसको सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। और कैसा रहेगा वो, डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो लिनियर लिनियर नहीं, सर्कुलर सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आंसर इज 2। आगे चलते हैं। इन एन इकोसिस्टम ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल लिख लेते हैं। भाई फर्स्ट कहाँ तक पूछा है, थर्ड तक, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल लिख लिया। अब फर्स्ट की एनपीपी पूछी है हमें, ओके, कितनी दी गई है, 100x। पीछे वाला चीजें नहीं देखना क्योंकि सभी में सेम ही दी गई है, तो वो चीज हम नहीं देखेंगे। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इंटू ईयर स्क्वायर, सॉरी ईयर इनवर्स। तो ये जो 100x आपको दी गई है, तो आपको व्हाट वुड बी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब हमें पता है कि एनपीपी जो है वो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले की है, वो डायरेक्टली किसको मिलेगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक के लेवल के लिए ये क्या हो जाएगी, जीपीपी। वो कितनी है, 100x। तो जीपीपी में से वो थोड़ा सा लॉस करेगा, 10% लॉस करेगा, तो क्या बचेगा इसके अंदर से, 10% लॉस के हिसाब से ये क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 10x। 10x उसकी क्या हो जाएगी, एनपीपी। और ये एनपीपी जो है वो थर्ड के लिए क्या बन जाएगी, फिर से जीपीपी, जो कि क्या है 10x। वो भी लॉस करेगा अगर उसमें से 10%, तो इसके अंदर से जो एनपीपी क्या बचेगी, x। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जीपीपी थर्ड की क्या है, 10x। तो यहाँ पे आंसर 10x आना चाहिए, ये रहा। इसको डायरेक्टली हम भाई 100 का जो है 100x का 10% ले सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि 10x रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका, थर्ड। एक चीज इसमें सिंपल सी याद रखनी है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की अगर एनपीपी दी गई है, तो वो सेकंड की क्या हो जाएगी, जीपीपी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड की जीपीपी जो है वो थर्ड की क्या हो जाएगी, सॉरी सेकंड की जीपीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, एनपीपी। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, वो जीपीपी। क्लियर। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे लॉस हमें 10% के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले ने जीपीपी थी वो लॉस करा 10% के हिसाब से, उसकी एनपीपी इसकी जीपीपी बन गई, उसमें से फिर से निकला जीपीपी बनी, और ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are fused in a somatic hybridization involving two varieties of plant? इसके अंदर क्या बनाएंगे भाई, कैलस नहीं, सोमेटिक एम्ब्रियोज नहीं, प्रोटोप्लास्ट यस करेक्ट, एंड पोलन्स नहीं। भाई हमें टू वेराइटी ऑफ प्लांट चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लास्ट, जो कि एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम करते हैं, जैसे कि टोमेटो एंड पोटैटो, उसका हमने क्या बनाया, मोमेटो, ठीक है। तो दोनों के प्रोटोप्लास्ट जो है वो निकाले गए, और उसका क्या करना गया, फ्यूजन, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, पोमेटो। आगे चलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड इसके अंदर आपको टोटली जो साइकिल्स है बहुत सारे वो दिए हैं, और उसका प्लेस दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइकिल्स, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेस, ओके। देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होना है भाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होना है, ग्लाइकोलिसिक साइटोप्लाज्म में होना है, ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और प्रोटीन ग्रेडियंट जो बनेगा वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनेगा, आउटर और इनर के बीच में, जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस क्रॉस बने हैं, तो क्या देखते हैं, A2B1 वाला कोई है भाई, हाँ यही एक ही A2 वाला, तो आंसर भी यही रह जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? E. coli में replication होगा, तो उसकी direction 5 to 3 days होनी है, ओके। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि भाई वो
जो है वो कौन करेगा, तो बोलेंगे कि भाई डीएनए से डीएनए बनाना है, रेप्लिकेशन करना है, तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, 5 days to 3 days कैसे मैंने बोला, अभी आप देख लेते हैं कि पहले आंसर क्या आना है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए कैटालाइटिक पॉलीमरेज इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5। ये लाइन जो है वो इनकरेक्ट है। आप बहुत सारे बोलेंगे कि भाई ये करेक्ट है, वो पॉलीमराइजेशन इसी डायरेक्शन में, लेकिन पॉलीमराइजेशन जो है वो डायरेक्शन 5 days to 3 days होना है। ओके, पॉलीमराइजेशन की बात चल रही है तो 5 to 3 होगी, लेकिन अगर हम बोले कि कौन सी स्ट्रैंड पे, तो वो स्ट्रैंड कौन सी होगी, 3 days to 5 days वाली स्ट्रैंड होगी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। पॉलीमराइजेशन बोले तो 5 डायरेक्शन to 3 डायरेक्शन जाएगा, और अगर वहां पे कौन सी स्ट्रैंड बोले तो वो 3 days to 5 days वाली जो है वो मदर चेन बोल सकते हैं, या फिर उसको हम बोलेंगे जो कि डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो ये बात रखना, ये जो चेन है मान लो कि 5 days and 3 days है, तो डीएनए पॉलीमरेज अगर आएगा तो किस डायरेक्शन में ऐड करना स्टार्ट करेगा, वो ऐड करना स्टार्ट करेगा इधर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे वो एंड करेगा। तो इस तरफ जो स्ट्रैंड बन रही है उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, 5 days to 3 days। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वन डायरेक्शन में काम करेगा और 5 days to 3 days ऐड करेगा। आंसर आपका रहेगा 4th। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा पार्ट 1 नीट का खत्म हुआ, और हमने अभी तक जो है वो नीट 2024 का पार्ट 1 यानी कि बॉटनी वाला पार्ट ही लिया है। जूलॉजी वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग जो है अपने हिसाब से बहुत सारे जो नोट्स अवेलेबल है उसको रीड करते रहिए और प्रैक्टिस करिए भरपूर, ताकि आप भविष्य में डॉक्टर बन सके। और नीट की प्रैक्टिस अब जम के कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में जो हिंड्रेंसेस थे जैसे कि गुडसेट है, सीबीएसई की एग्ज़ाम है, बोर्ड्स की एग्ज़ाम है ना, तो वो सब एग्ज़ाम्स जो है वो अब क्लियर हो गई है। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल बचा है, जो कि क्या है, आपका नीट। तो इसी तरीके से हम इस YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टे विथ आवर चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।